जब से धुरंधर मूवी रिलीज़ हुई है तब से आयरॉनिकली भारत का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इस प्रकार से टिप्पणियां और कमेंट्स दे रहा है जैसे मानो कि इनके शायद खुद के परिवारजनों के ऊपर ही मूवी बनी हो। मैं समझता हूं कि बर्नौल लगाने के बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है और आपको अभी भी जलन महसूस हो रही है क्योंकि आपका आइडियोलॉजिकल डायाफ्रेम पूरा जो आपने बॉलीवुड में कंस्ट्रक्ट किया था दिन प्रतिदिन वो टूटता जा रहा है और आपसे ये दर्द महसूस नहीं हो पा रहा। इस चीज़ को समझने के लिए कि इस मूवी ने ऐसा क्या कर डाला, आपको बॉलीवुड में समझना होगा कि किस तरीके से इन्होंने हाईजैकिंग करी थी पूरे के पूरे आइडियोलॉजिकल नैरेटिव की। 1970 के दशक में बॉलीवुड में एक बड़ा ब्यूटीफुल शिफ्ट आया था। शिफ्ट इस प्रकार का था कि उस समय बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग मार्क्सवादी सोशलिस्ट सोच वाले लोग सडनली स्क्रिप्ट राइटर बनने लगे। जब उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम संभाला तो उन्होंने एक नैरेटिव पेश करना शुरू करा हर पिक्चर में, जो कि कॉमन नैरेटिव था कि भारत का स्टेट करप्ट है, भारत की सोसाइटी टूट रही है और भारत की टूटती हुई सोसाइटी को हमें इस नज़रिए से पेश करना है कि यहाँ पर एक हीरो आएगा और वो एक अनजस्ट स्टेट से लड़ेगा, एक कोलैप्सिंग सोसाइटी को बचाएगा। इस प्रोसेस में जाहिर सी बात है कि अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई किया जाए, अंडरवर्ल्ड को एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के नज़रिए से दिखाया जाए और जाहिर सी बात है कि हिंदू आइडेंटिटी को नेगेटिवली पेश किया जाए और उसको एक मजाक के तरीके से दिखाया जाए। आइडियोलॉजी यहाँ पर एक ऐसा फिल्टर बन चुका था कि यदि आप इस आइडियोलॉजी के वर्ल्ड व्यू में फिट नहीं करते तो आपको शायद स्क्रिप्ट राइटिंग का काम नहीं मिलेगा। कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि 1970s में एक आइडियोलॉजिकल वर्ग ऑफ स्क्रिप्ट राइटर्स ऐसे पैदा हुए जिन्होंने पूरे के पूरे बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटिंग के नैरेटिव पे कंट्रोल पा लिया। 1990s में एक बदलाव आया। 1990s में बॉलीवुड में एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ये स्ट्रक्चर था फिल्म फेस्टिवल्स का, फिल्म क्रिटिक्स का, इसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ की तरफ से फंडिंग का। यहाँ पर एक ऐसा नया एलीट क्लब बना जिस एलीट क्लब ने पूरी की पूरी इंडियन सिनेमा को एक नए मॉरल नज़रिए से देखना शुरू किया। यहाँ पर इन्होंने किसी भी फिल्म में कोई कल्चरल या आर्टिस्टिक बातों को उजागर करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि इन्होंने जो एक नया लेयर ऑफ नैरेटिव इंट्रोड्यूस किया वो ये था कि हर मूवी में जातिवाद की समस्या को ओवरली हाईलाइट करो, हर मूवी में हिंदू फंडामेंटलिज्म को ओवरली हाईलाइट करो। हर फिल्म में इन्होंने उजागर करने की कोशिश करी कि पॉवर्टी पॉर्न, यानी कि जैसे कि देश में पॉवर्टी के सिवाय कोई और समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, हर मूवी में पॉवर्टी इस नज़रिए से दिखाई जाए कि वो लोगों के पूरे माइंड को हाईजैक करे और ये दिखाया जाए कि कैसे स्टेट यानी कि जो पूरी सरकार है वो ब्रूटल है और सेपरेटिस्ट्स जो हैं वो बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं। उद्देश्य ये था इन सिंपल एक लाइन में कि पूरी की पूरी मूवी के थ्रू इंडिया को एक फेल्ड डेमोक्रेसी के नज़रिए से पेश किया जाए। यहाँ पर यदि कोई ऐसी मूवी बनती थी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में चर्चा करती थी तो उसको प्रोपोगेंडा का टैग दे के डिसमिस कर दिया जाता था। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर गेम प्लान से इन्होंने ये कोशिश करने की एक मुहिम चलाई कि कौन सी फिल्मों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इस एलीट क्लब को, जिसमें फिल्म फेस्टिवल, फिल्म क्रिटिक्स, इंटरनेशनल बॉडीज़ के लोग मिले जुले बैठते थे, वो डिसाइड करेंगे। कौन सी मूवी को कौन सा अवार्ड मिलेगा वो ये डिसाइड करेंगे। कौन सी मूवी कौन से फेस्टिवल में जाएगी वो ये डिसाइड करेंगे। किस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलेगी ये डिसाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कौन से डायरेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय इंटरनेशनल स्टैंडिंग दी जाएगी, विजिबिलिटी दी जाएगी, वो भी यही डिसाइड करेंगे। तो बात सिंपल थी कि बॉलीवुड उस समय एक कल्चरल लेवल पर प्रोजेक्शन करने के लिए बन गया था पॉलिटिकल पावर को, और एक पॉलिटिकल विचारधारा को ही हाईलाइट करने के लिए वो एक पॉलिटिकल लेंस बन चुका था। 2002 से लेकर 2015 तक लगभग 15 साल यूरोपियन संघ, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका का फोर्ड फाउंडेशन, इन लोगों ने भी भारत के फिल्मों में ग्रांट्स देने की कोशिश करी। यहाँ पर एक नया आइडियोलॉजिकल लेंस क्रिएट किया गया। यहाँ पर आपको हर मूवी में पोर्ट्रे करना था कि भारत एक मेजॉरिटेरियन स्टेट है, भारत एक सप्रेसिव स्टेट है जो सप्रेशन और ऑपरेशन करता है। यहाँ पर पेश करना था कि कैसे भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको परपेचुअल लेवल पर एक विक्टिम के नज़रिए से ही दिखाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये भी दिखाना है हर तरीके से मूवी में कि जो भारतीय स्टेट्स के अंदर राज्यों की जितनी भी पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है, ये सारी की सारी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेपरेटिस्ट्स को मारती हैं, ये परपेचुअली उनको विक्टिम बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन मूवीज़ में इन्होंने एक नैरेटिव कॉमनली पेश करने की कोशिश करी जो आज तक आप कुछ नेताओं के मुंह से ये शब्द सुनते हो कि टेररिस्ट जो है वो एक मिसअंडरस्टूड, मिसगाइडेड व्यक्ति है, टेररिस्ट कोई होता नहीं है।
ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर हिंदुओं को, हिंदुइज़्म को, सनातन धर्म को फासिज्म के साथ जोड़ो, जिहादी को एक प्रकार से एक मिसअंडरस्टूड व्यक्ति के नज़रिए से पेश करो, ताकि पूरा गेम प्लान इसी तरीके से चलता रहे। और इस गेम में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जब भी किसी मंदिर की बात आती थी या मंदिर के पुजारी की बात आती थी, तो पुजारी और मंदिर को हमेशा एक विलन के नज़रिए से दिखाया गया, पूजा के रिचुअल्स को हमेशा बैकवर्ड दिखाया गया, हिंदुओं के ग्रुप्स को हमेशा एक्सट्रीमिस्ट दिखाया गया, आईएसआई और पाकिस्तान को बड़ा कल्चर्ड दिखाया गया, और सबसे बड़ी बात, आईबी और रॉ को और स्टेट की पुलिस को हमेशा मास मर्डर कमिट करने वाले, टॉर्चर करने वाले, इनोसेंट्स को ट्रबल करने वाले, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने वाले लोग दिखाए गए, ताकि आप इस नरेटिव से कश्मीरी टेररिस्ट्स को, जितने भी माओवादी लोग हैं, इन लोगों को सबको बहुत अलग तरीके से नोबल स्ट्रगल्स के नज़रिए से पेश कर पाओ। प्रॉब्लम क्या है कि जब से धुरंधर टाइप की मूवीज़ भारत में बननी शुरू हुई हैं और धुरंधर भी फाइनली आई, इस पूरी की पूरी मूवी ने इस पूरे के पूरे बनाए हुए आइडियोलॉजिकल लेंस को यहाँ पर तोड़ा है। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये हिंदुओं को किसी प्रकार के गिल्ट के अंदर पुश नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि कैसे हिंदुइज़्म एक डिग्निफाइड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सेल्फ अवेयर और एक यूनाइटेड सोसाइटी है, और कैसे ये यूनाइटेड सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी आज की डेट में पहली बात आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, ये मूवीज़ ने बहुत लंबे समय से अगर आप देखें तो इंडियन एजेंसीज़ को पोर्ट्रे किया है एज हीरोज़, नॉट एज आइडियोलॉजिकल विलन्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में इन्होंने कई दशक लगाए थे कि कैसे जो है भारत की एजेंसीज एक विलन है। अब ये चीज़ को देखने के नज़रिए से जाहिर सी बात है कि इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात, इन मूवीज़ में उजागर किया गया है कि किस तरीके से कतर की जो आज की डेट में फंडिंग होती है, किस तरीके से एनजीओज़ भारत में इंटरफेयर करते हैं, किस तरीके से तुर्की जो है आज की डेट में डिजिटल रेडिकलाइजेशन करता है, और ना पाकिस्तान और आईएसआई के क्या क्या मंसूबे आज की डेट में भारत में अनफोल्ड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जिनको एक्सपोज किया गया है धुरंधर मूवी में, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लेफ्टिस्ट लोगों ने कई दशक लगाकर इन चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का दरार दिया है। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि लेफ्टिस्ट जिस चीज़ को आज टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो है जो धुरंधर मूवी ने पेश करने की कोशिश करी, दैट इज़ अ यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन सोसाइटी, कि कैसे अगर एक यूनाइटेड अप्रोच जिसमें लोग प्लस साथ में सरकार प्लस साथ में सरकार की संस्थाएं एकजुट हो जाए, तो देश के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ अनफोल्ड नहीं हो पाएगी जिसके जितने मर्जी नेगेटिव ओपिनियंस देश को लेकर हों। अब यही चीज़ आज की डेट में इन लोगों को पैनिक क्रिएट कर रही है। इसी रीज़न से आप देखो कि जब से ये मूवी आई है, इन लोगों का गिल्ट यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से ये अलग अलग प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, वामपंथिक लोगों की सोच में सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ ये है कि देश की यूनिटी मत होने दो, क्योंकि जब देश अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स में बटा रहेगा, तो उस देश को कंट्रोल करना और हर जगह एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करके माइक्रो नैरेटिव के तहत कंट्रोल करना आसान रहेगा। जब से देश में एक नेशनल लेवल की कॉन्शियसनेस राइज हो रही है, जिसमें इन जैसी मूवीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल है, तब से ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम पूरा का पूरा घबराया हुआ है। क्योंकि ये चीज़ जो टॉलरेट नहीं कर सकते वो है हिंदू यूनिटी। बट एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी में जो चीज़ को पोर्ट्रे किया गया, खैर वो एक मात्र स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी संस्थाएं इन जैसे नापाक देशों में इस प्रकार की और चीज़ों को भी बहुत गहरे तरीके से अंजाम देती रही हैं। खैर कुछ ऐसे और भी ऑपरेशंस हैं भारत की रॉ के जो पाकिस्तान में हैं, जो कभी इस प्रकार से डिस्क्लोज नहीं हुए। आने वाले समय में उन ऑपरेशंस के ऊपर भी कुछ चर्चा करके मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में कि किस तरीके से भारत की रॉ पाकिस्तान में इन स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करके अपने ही हित और अपने ही फ़ायदे के लिए काम करती है। पर एक चीज़ ज़रूर है, लेफ्टिस्ट्स को और लेफ्ट इकोसिस्टम को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारत आज की डेट में बर्नॉल प्रोवाइड कर पाए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको दिन में 3 से 4 बार बर्नॉल हर जगह लगाने की आवश्यकता है। जलन कम होने में समय ज़रूर लगेगा, पर बर्नॉल लगाते रहिएगा।